गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने 4 कंटेंट्स लेकर आए हैं। महाभारत का वो कथन, अधिकार पाकर भूल जाना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इन्हीं दोहा के साथ, इन्हीं चौपाई के साथ मैं बताना चाहता हूं कि मनुष्य न तो कुएं की चाह दीवारों के अंदर उछलने कूदने वाला मेढक है और न गूलर के अंदर रेंगने वाला कीटाणु है, जो अपनी अल्प बुद्धि के छीन आलोक में मंदमस्त बना फिरे, वह जगत से पृथक रह अपनी संकुचित दुनिया के भव्य के उत्कर्ष का निरर्थक स्वप्न देखता रहे। यह तो सभ्यता के प्रारंभिक व्यवस्था से ही अपने विचारों, ऋषि मुनियों के विचारों, बड़े बुजुर्गों का विचारों, प्रधानमंत्रियों के विचारों, मुख्यमंत्रियों के विचारों से, समाज के विचारों से लाभान्वित होने का आकांक्षा रखते आया है और कुछ अपने भी सीखता है और कुछ सिखाता भी है समाज को। इसलिए अरिस्टोटल ने कहा था, मैन इज ए सोशल एनिमल, he who is unable to society must destroy God। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो समाज में नहीं रहता वह भगवान है या शैतान। तो हम अब सामाजिक क्रियाओं को, अपने समाज को, अपना ज्ञान को प्रदर्शित करते हुए, ज्ञान को बांटते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला मेरा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बीज कब बोया गया, ये बीज आया कैसे, मुसलमानों ने इतना दिन राज किया, उसने स्वतंत्रता मेरी कहां थी, और अंग्रेज आए तो हमें क्यों ज्ञान हुआ अपना स्वतंत्रता की, ये बात बताएंगे। फिर क्या भारतीय इतिहास का काल गणना वैज्ञानिक था, टेस्ट करेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य के 788 ईस्वी में अवतरित हुए थे, टेस्ट करेंगे सही है गलत है। थेलेस थ्योरम का 7 एक्सरसाइज 10 बताएंगे और जीके बता देंगे। ज्योग्राफी के शुक्र ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। पृथ्वी 4 गुना बड़ा है चंद्रमा से, सूर्य 110 गुना बड़ा है पृथ्वी से, शनि ग्रह का 21 उपग्रह है। इतना ही बताएंगे आज। तो हम अपना चालू करते हैं, अपना जो कंटेंट्स बनाए हैं। पहला, स्वतंत्रता संग्राम। भारत में राष्ट्रीयता का तत्व को तो पहले से ही विद्यमान थे कि हम भारतीय, ये तत्व मौजूद था, लेकिन एहसास कब हुआ कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, किंतु उनका विकास एवं संगठन ब्रिटिश काल में ही हुआ। यानी ब्रिटिश आए तभी इसको अपनी स्वतंत्रता का ख्याल आया। उसके पहले चूंकि ब्रिटिश इस प्रकार थे कि वो यहाँ रहते नहीं थे, अब मुस्लिम यहाँ रह गए थे, इसलिए हमें अपनी स्वतंत्रता का हम भूल गए थे अपनी स्वतंत्रता को। भारत में राष्ट्रीयता के विकास के अनेक कारण थे। अंग्रेजों के समय अंग्रेज भारत में केवल अपने हितार्थ ही शासन कर रहे थे, इस बात को भारतीयों ने भली भांति समझ लिया था। भारतीय इस बात का अनुभव कर रहे थे कि अंग्रेज सरकार उन्हें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचाएगी। अंग्रेजों के अत्याचारी एवं दमनकारी नीति से भारतीय त्रस्त हो चुके थे। डलहौजी द्वारा दत्तक पुत्र के पैतृक संपत्ति में अधिकारी न मानने के कारण भारतीयों में रोष व्याप्त था। यह रोष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में स्पष्ट भी हो चुका था। जबकि इस विद्रोह का अंग्रेजी सरकार ने दमन कर दिया था, किंतु भारतीयों में जागृति राष्ट्रीयता की भावना को नष्ट नहीं कर सके थे। ये भावना लगातार बलवती होती जा रही थी। अंग्रेज ने भारत में अंग्रेजों की शिक्षा का प्रचार इस उद्देश्य से किया था जिससे वह भारतीय क्लर्क को तैयार कर सके, किंतु अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से भारतीय पाश्चात्य साहित्य के संपर्क में आए। परिणाम स्वरूप अब वह स्वतंत्र होने की बात सोचने लगे, और स्वतंत्र होने के बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद
जब यहाँ के लोगों को अंग्रेजों ने इन्वॉल्व कर दिया प्रथम विश्व युद्ध में, और जब जीत गया तो यहाँ के लोगों को यह अनुभव हुआ कि हमारे बदौलत प्रथम विश्व युद्ध जीता गया है। और तब उसे स्वतंत्रता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं थी, और हर हालत में, चाहे मेरे नेताजी हों, सभी नेता और सभी गणमान्य लोग भी अपनी स्वतंत्रता का भूख जग चुका था। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी गवर्नर जनरल के प्रयासों से टेलीफोन द्वारा समस्त भारत को एक सूत्र में बांध चुका था। अतः इस साधनों ने राष्ट्रीयता का चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कार्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा ने तो आग में घी का काम किया। समस्त भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु आंदोलन की बाढ़ सी आ गई, और यह बाढ़ 1947 में जाकर शांत हुई, जब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। लेकिन हम स्वतंत्रता के बारे में ये जानना चाहते हैं कि भूख कब जगा। ये भूख प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ज्यादा जगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को यह एहसास हो गया कि हमारे सैनिक, हिंदुस्तानी सैनिक के बदौलत अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में बहुत कुछ कर दिखाया था, और सारे विश्व युद्ध में सबसे बेस्ट सैनिक का इंडियन लोग ही थे। इसीलिए इनके पास सब कुछ था, सभी इल्म था, पटकने का, लड़ने का, लाठी चलाने का। इतना इल्म किसी सैनिक के पास नहीं था। तो अब हम दूसरा कंटेंट चालू करते हैं कि क्या भारतीय इतिहास का काल गणना वैज्ञानिक था। टेस्ट करेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य के 788 ईस्वी में अवतरित हुए थे। आचार्य शंकराचार्य का जन्म लगभग 1300 वर्ष का अंतर पाश्चात्य और भारतीय आधारों से आता है। 1300 वर्ष का अंतर आ जाता है टेस्ट करने पर। पाश्चात्य विद्वानों ने यूं तो आचार्य शंकराचार्य का जन्म के संबंध में बहुत सारी तिथियां दी हैं, किंतु अधिकतर विद्वान 788 ईस्वी सहमत हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए सूर्य भारतीय प्रकाशन की नई शहर दिल्ली से 6 द्वारा प्रकाशित लेखक की पुस्तक भारतीय एकात्मकता के अग्रदूत आद्य जगत गुरु शंकराचार्य देखें। जबकि भारतीय शंकर मठ की परंपरा के अनुसार उनका जन्म काल 509 ईस्वी पूर्व बनता है। द्वारका और काची कामकोठी पीठ के पीठासीन राजपतियों की सूची में प्रत्येक आचार्य का नाम, गद्दी पर बैठने का वर्ष, कितने वर्ष वे गद्दी पर रहे, इन सब का पूरा वर्णन दिया गया है। आचार्य शंकर का जन्म तिथि इस दृष्टि से ये सूचियां बहुत महत्वपूर्ण है। अंतरसाक्ष अर्थात आचार्य की अपनी रचनाओं के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है। उन्होंने अपनी किसी भी रचना में न तो अपने संबंध में और न ही किसी रचना विशेष के रचना काल के संबंध में कुछ लिखा है। आचार्य शंकर के संबंध में यह भी उल्लेख है कि उन्होंने अपने समस्त साहित्य में कहीं भी यवनों के आक्रमण और भारत में उनके निवास के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा है। जबकि अनेक विद्वान द्वारा आचार्य जी का आविर्भाव काल ईसा के 8वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक माना गया है। यदि आचार्य की शब्द में अवतरित हुए होते तो उसकी किसी न किसी रचना में, किसी न किसी रूप में मुसलमानों का उल्लेख अवश्य रहा होता, क्योंकि मुसलमान के सिंध प्रदेश पर आक्रमण ईसा के 7वीं शताब्दी के अंत में होना शुरू हो गए थे, एवं आक्रमण के पश्चात काफी मुसलमान वहीं रहने लगे थे। कोई भी विचारक या लेखक अपनी समकालीन स्थितियों से आंख मूंद कर नहीं रह सकता। इसकी रचनाओं में तत्कालीन स्थिति का उल्लेख किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। अतः यह तो निश्चित है कि आचार्य जी का जन्म 6वीं शताब्दी से पूर्व ही हुआ था। यदि ऐसा है तो स्वामी चित्त सुखाचार्य जी का रचना मठों में आचार्य की सूचियां में पौराणिक तिथिक्रम आदि पुष्ट आधारों पर निर्मित 509 ईस्वी पूर्व को ही शंकराचार्य का जन्म तिथि मानना उचित होगा। इस तिथि को पुष्टि नेपाल राजवंशावली से भी होती है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि 788 ईस्वी पूर्व जो कहा गया वो गलत है। इनका ईसा पूर्व 509 ईसा पूर्व जन्म सही माना जा सकता है, क्योंकि प्रमाणिक ग्रंथों से नेपाल राजवंशावली से भी यह पता चलता है इनका जन्म 509 ईस्वी पूर्व माना गया है, वही उचित है। हम बार बार अपने प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करेंगे कि विद्वानों का एक टीम बना करके मेरे सही काल गणना क्रम इतिहास का किया जाए और इसमें हमारा स्वर्णिम भारतीय इतिहास लिखा जा सकता है, और यही स्वर्णिम काल है और स्वर्णिम इतिहास लिखने का समय भी यही है। अब हम चलते हैं तीसरा पॉइंट, थेलेस थ्योरम का एक्सरसाइज 7A10 का। कहता है इन द गिवन फिगर साइड्स BC एंड ऑफ त्रिभुज ABC बाइसेक्ट D एंड O प्रोड्यूस टू X तक प्रोड्यूस करने पर, सो दैट D इज द मिड पॉइंट, D को जो मिड पॉइंट है OX का, तो प्रूव दैट AO बराबर AO बटा AX बराबर 1 बटा BX। AO बराबर AO बटा AX बराबर BO बटा AO बटा AX बराबर 1 बटा AB, ये प्रूव करना है हमको। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं ज्वाइन BX एंड CX, क्लियरली BD बराबर DC को, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ OD दिया हुआ है, इसलिए BD बराबर DX। बाइसेक्ट करता है D एंड O, D पर भी बाइसेक्ट करता है, इसलिए BD बराबर DC और OD बराबर DX। Thus the diagonals of the quadrilateral OBXC bisect each other। ये bisect each other कहता है तो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम होता है। So OBXC is a parallelogram, इसलिए BX समानांतर CX, so OF समानांतर BX। सिमिलरली OE समानांतर XC कर सकते हैं। नाउ त्रिभुज ABX में OF समानांतर BX का, इसलिए AO बटा AX बराबर AF बटा होगा, AF यहां होगा, यहां F बटा FAC और AE बटा यहां क्या A बटा AB, ठीक है, यहाँ AE बटा AE था जी, AE बटा AC उधर वाला है, ये वाला AO बटा OX बराबर AF बटा AB। और उसी प्रकार त्रिभुज अब ACX में चलेंगे तो AO बटा AX बराबर A बटा AC, A बटा OX 1 और 2 में कॉमन ले लेंगे, इसलिए F बटा AB बराबर A बटा AC हो गया है। FE समानांतर BC हो गया, FE समानांतर बाई कन्वर्स ऑफ थेलेस थ्योरम प्रूव हो गया। इस प्रकार बड़ा ही आराम तरीके से प्रूव होता है। आशा विश्वास करते हैं कि आपको भी ये समझ में आ गया होगा।
अब हम चौथा जीके पर चलते हैं कि शुक्र ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर मूव करते हैं और सिर्फ शुक्र ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर मुड़ता है। पृथ्वी से 4 गुना चंद्रमा बड़ा, पृथ्वी 4 गुना बड़ा है चंद्रमा से, और सूर्य 110 गुना बड़ा है पृथ्वी से। शनि ग्रह का 21 उपग्रह है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा उपग्रह शायद शनि ग्रह का। शनि ग्रह में एक छल्ला भी है जो क्षुद्र ग्रह का छल्ला है, जैसे इस प्रकार शनि ग्रह है तो शनि ग्रह के पास इस प्रकार का छल्ला है, ये भी याद कर रखिएगा। लेकिन उपग्रह भी, इसका उपग्रह जिस प्रकार पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, उसी प्रकार शनि का 21 उपग्रह है। कितना है? 21 उपग्रह है। छल्ला बहुत सा एस्टेरॉइड्स घूम रहे हैं इसके चारों। तो आज का फिर हम अगला हम बताते हैं आपको थोड़ा सा हाउ टू ऑपरेट यकीन में, थोड़ा इसको चलाकर दिखाते हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास होगा तो है नशा नशे शाम कौन नहीं है बताओ जरा। बड़ा आदमी दुनिया का मेला, मेले में लड़की रंजो गम के मेले हैं, भी है कयामत की और कयामत की और कयामत की, और हम अकेले हैं, अकेले हैं और हम अकेले हैं। अब इसी तरह आज का प्रोग्राम यहीं तक समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।